My name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Department CT, College IPM Ghaziabad, Subject Science. Topic Organic Evaluation in Support of Evidences, Class DLED 4th Sem, Unit 1, Part 3. तो जैसा कि स्टूडेंट इससे पहले के मेरे लेक्चर में आपको पार्ट 2 में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के परिभाषा के बारे में, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था. अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के सपोर्ट ऑफ एविडेंस जो है, अर्थात जैव विकास के समर्थन में जो प्रमाण हैं, उनके बारे में आज आपको बताया जाएगा. यदि जैव विकास हुआ तो प्रारंभ से लेकर आज तक की जीव जातियों की शारीरिक संरचना, उनकी भ्रूणीय विकास, उनका आचरण में कुछ न कुछ संबंध में कोई ना कोई परिवर्तन आया और उसमें लेमार्कवाद या डार्विनवाद या ह्यूगो डी व्रीज जो थे, उन्होंने जैव विकास के बारे में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को बताया और उन परिकल्पनाओं के आधार पर जैव विकास के समर्थन में कुछ प्रमाण भी दिए. जैव विकास के समर्थन में प्रमाण की बात हम करते हैं तो जैव विकास के समर्थन में प्रमाण का विकास हुआ. प्रारंभ से लेकर आज तक की जीव जातियों की संरचना एवं उनके रासायनिक गुणों का विकास, वितरण के साथ साथ कुछ न कुछ संबंध का होना आवश्यक है. लेमार्कवाद, डार्विन और वैलेंस, डी व्रीज आदि ने जैव विकास के बारे में अपनी अपनी परियोजनाओं को सिद्ध करने के लिए संबंधों एवं जिन्हें हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं. कौन कौन सी हैं वो? तो देखिए, नंबर 1 दे रखी है वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, संयोजक जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मकता से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, जैव रासायनिक से प्रमाण, आनुवंशिक पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण और जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्म से प्रमाण. तो इन प्रमाणों में से कुछ का वर्णन यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है. मैं आपको बताता हूँ. जो कि सबसे पहले जब आप बात वर्गीकरण प्रमाण की, तुलनात्मक संरचना प्रमाण और संयोजक जंतुओं से प्रमाण की बात करते हैं, तो इनमें जो बात आती है तुलनात्मक संरचना में आप समजातता और समजात अंग की बात करते हैं, अवशेषी अंगों की बात करते हैं. तो ये प्रमाण की जो बात आप कर रहे हैं कि देखिए, कुछ मूल अंग रचना उनके जो उद्भव हैं वो समान होते हैं, अलग अलग कार्य के लिए होते हैं और उनके कारण ही वो अलग रूप से दिखाई देते हैं. इनकी जो भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों में होती है और जिस अंगों को समजात अंग या समानता की समजातता भी कहा जाता है. अब जैसे हम बात करते हैं कि समरूप या समवर्ती रचनाओं के अलग अलग जीवों को भी ऐसे अंग जो एक ही प्रकार का कार्य करने के लिए एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति में अंतर ना हो, वो समवर्ती अंग कहलाते हैं. जैसा उदाहरण में आप देख सकते हैं. देखिए, पक्षी हैं, चमगादड़ के पंख हैं, उड़ने के लिए तो काम करते हैं, परंतु क्या ये एक वर्ग के प्राणी हो सकते हैं? क्या एक जैसे हो सकते हैं? क्या इनके पंख तो समान है, परंतु इनके जो कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी हैं, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता. इसलिए इनकी जो शारीरिक रचनाओं की बात हम कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं शारीरिक रचनाओं में अलग अलग अंतर, डिफरेंसेस आते हैं. अब यदि समजात रचनाओं की बात करते हैं, वे अंग जिनकी उत्पत्ति में मूल रचना समान होती है परंतु उनके कार्यों में अंतर होता है, वे कहलाते हैं समजात अंग. मेंढक की अगली टांग, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ जो हैं और उनकी रचनाएं, उनकी अस्थियां तो समान है, परंतु उनके कार्य एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते. उनके कार्यों में अंतर आता है. यही जो क्या है कि एक प्रकार के पूर्वजों से विकसित तो हुए हैं, यही समजात अंगों में आते हैं. अब जीवाश्म से प्रमाण की बात करते हैं. अभी मैंने आपको प्रमाण की बात की, जीवाश्म प्रमाण. ऐसे अनेक जीव हैं जो हजारों लाखों वर्षों से पृथ्वी पर जीवित थे लेकिन अभी नहीं पाए जाते. जीवाश्म प्रमाण की बात आपने की तो नहीं पाए जाते. इसमें क्या हुआ कि अवशेषों, चिन्हों को जीवाश्म कहा जाता है. जो दबे हुए होते हैं, चट्टानों में होते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करना ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है. तो जिन जंतुओं तथा पौधों के जीवाश्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको अध्ययन से पता चला है कि उनके आकार एवं स्वरूप से आधुनिक प्राणियों एवं वनस्पतियों से अलग अलग है और इसी आधार पर इसको अलग अलग रखा गया है. जैसे देखिए, आप छिपकली है, केचुआ है, मगरमच्छ है, डायनासोर है, इसके जीवाश्म के अध्ययन से प्रमाणित होता है कि इनके विकास में, इनके क्रमिक परिवर्तन में पहले से अंतर तो आया है, परंतु और कितना आया. देखिए, डायनासोर है, डायनासोर वर्तमान में छिपकली से संबंधित कहा जाता है. इसको कहा जाता है कि लगभग 13 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष तक डायनासोर थे, परंतु वे असमतापी थे और
असमतापी प्राणियों के शरीर का तापक्रम वातावरण के काफी समान था। गर्म वातावरण में यह अधिक गतिशील या ठंड में अति मतलब धीमी गति से वाले हो गए और अत्यधिक ताप व ठंड में नहीं रह सकते थे। और यही कहा जाता है कि जब तापक्रम मंद हो गया अथवा गर्म हो गया और भोजन जब प्रचुर मात्रा में था, जब भोजन में कमी आ गई तो इनके मौसम में परिवर्तन आया, इनके रहने में परिवर्तन आया और तेजी से इनमें कमी आती चली गई। और ये कहा जाता है कि धीरे धीरे जो है डायनासोर विलुप्त हो गए। तो ये भी एक जैव विकास के अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं कि भाई मनुष्य में अवशेषी अंग की बात। देखिए मनुष्य के अवशेषी पहचान कैसे पड़ती है। देखिए मनुष्य के अवशेषी अंगों में क्रमिक रूप परिशोषिका है, निमेषक पटल है और पूंछ, कर्णबल्लभ की पेशियां, अक्कल दाढ़। तो ये इस तरीके की जो है ये भी अवशेषी अंग। इनसे क्या बदलता है। देखिए अब यदि आप जो है क्रमिक रूप परिशेषिका की बात करें, देखिए खरगोश है, गाय है, भैंस है, बंदर है, ये शाकाहारी हैं और इनके सेलुलोज के पाचन के लिए इन्हें जिसको हम सीकम बोलते हैं, किंतु मनुष्य में ये क्रमिक रूप में परिशेषिका के रूप में पाया जाता है। मनुष्य के पूर्वज क्या थे, शाकाहारी। और अब क्या हुआ कि सर्वभक्षी स्वभाव होने के कारण मनुष्य के भोजन में सेलुलोज की मात्रा कम हो गई, जिससे कि सीकम का कोई महत्व नहीं रहा और वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। अब यदि निमेषक पटल की बात करें, देखिए निमेषक पटल जो होता है वो नेत्र से संबंधित होता है। मेंढक, पक्षियों, बिल्ली आदि के नेत्रों में मिलने वाली, जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोला जाता है, इसमें मनुष्य का कोई महत्व नहीं होता। नेत्र के भीतरी किनारे पर लाल रंग की एक अर्ध चंद्राकार झिल्ली होती है, जिसको आप प्लिका सेमिलुनरस कहते हैं। और देखिए उसके बाद आती है पूंछ की बात आप करते हैं। मनुष्य में पूंछ नहीं होती, फिर भी 4 पूंछ कशेरु त्वचा के नीचे एक रचना के रूप में रहते हैं। कभी कभी नवजात शिशु में छोटी सी पूंछ दिखाई देती है। देखिए पहले जो हमारे पूर्वज थे उनमें क्या पीछे पूंछ की जगह आज भी कुछ बाल जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पूंछ है वो भी उस जैव विकास को शो करती है, प्रदर्शित करती है। अब बात करते हैं आप कर्णबल्लभ की पेशियों की। स्तनधारी जंतुओं में कर्णबल्लभ को हिलाने डुलाने में कर्णपेशियां आती हैं, किंतु मनुष्य अपने कान हिलाने में असमर्थ होता है। मनुष्य के कानों में ये पेशियां अवशेषी रचना के रूप में पाई जाती हैं और मनुष्य के पूर्वज में ये पेशियां मौजूद रहती हैं और इनका कोई ना कोई महत्व भी अवश्य रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं यदि आप अक्कल दाढ़ की बात करते हैं, मनुष्य में तीसरा जो मोलर क्रियाशील नहीं होता, किंतु इनमें क्या होता है कि आपने देखा कि जब बच्चा छात्र जब बड़ा होता है तो क्या होता है कि वह जब जिसको बोलते हैं आप किशोरावस्था से निकलकर जो है वो जब जवानी की तरफ जाता है तो 17 वर्ष की आयु के बाद निकलती है। इसमें कुछ ना कुछ उनकी दाढ़ों में परिवर्तन आता चला जाता है, जिसको हम हमारे घरों में बोल देते हैं कि साहब अक्कल दाढ़ निकल रही है। तो अक्कल दाढ़ भी क्या है, एक जैव विकास का उदाहरण है। यानी कि उसमें कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ, व्यक्ति में इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। अब एक इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के जो है, अब जैसे मैं और आपको बताता हूँ, जैसे त्वचा पर बाल आ जाते हैं, वे भी क्या है कि ये जो है ये भी मनुष्य में इस बात को शो करते हैं कि मनुष्य की जो त्वचा है में बाल केवल अवशेषी अंगों के रूप में रह गए हैं। तो ये भी एक पहचान है। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट हुए। थैंक यू।